बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीसा मेरा हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से सियासत मज़ीद गर्म होती जा रही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, बुध के रोज़ जो पार्लियामेंट का एक इजलास हुआ और पार्लियामेंट के इस इजलास के बाद ये सूरत हाल हमें देखने में मिली कि अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान जो बहस मुबाहिसा होता रहा और फिर अपोजिशन ने हिमायत के लिए नैब तरामीम के अंदर जो जो बातें की वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए नाकाबिले कबूल थी। उन्होंने कहा कि करप्शन के अलावा हर मामले पर अपोजिशन के साथ रायत बरतने को वो तैयार हैं। ये बिल मंजूर हुए, इसका क्या क्या फ़ायदा होगा, फैटफ के अंदर पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है इन बिल के मंजूर होने के बाद वो कितनी मजबूत हो जाएगी, इसके ऊपर तफसील से मैं बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ जब सियासत की बात होगी, आलमी मंजरनामे की तरफ भी एक नजर दौड़ाएंगे जिसमें चीन और अमेरिका की कशमकश से मुताल्लिक बात करेंगे। ये दोनों ममालिक ऐसे हैं जहां पर बहुत अरसे से तिजारत हो, सलामती हो या फिर टेक्नोलॉजी, कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हारून साहब का हम तज्जिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ मुल्क की सियासत की जब बात आगे बढ़ेगी तो रेप केस के हवाले से जो मोटरवे का इंसिडेंट है उसके हवाले से फॉलोअप आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ अहम इश्यूज हैं जो ज़ेर बहस रहेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भी डिस्कस होगा वो कुछ अहम सवालात होंगे। कराची पैकेज से मुताल्लिक बात करूंगी, हारून साहब से बलोचिस्तान पैकेज से मुताल्लिक तफसीलात करने की कोशिश करेंगे, रेकॉर्ड के हवाले से बात करेंगे और भी ऐसे अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपका नॉलेज होना और आप लोगों का जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले हारून साहब, पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास, सबको इंतज़ार था बिल आएंगे, वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ लेकर आए, ये बड़ी कामयाबी थी वैसे, लेकिन हुआ क्या हारून साहब, वो एक्सपेक्टेड था? क्या गालिब का शेर है, सुना था कि गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। 26 आदमी गैर हाजिर हुए अपोजिशन के जी, और कमा अजीब अपोजिशन है भाई। इसको अंदाज़ा होना चाहिए था कि मजमूई तादाद अपोजिशन की ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त 190 अगर वो लोग आ जाते सारे तो नो कॉन्फिडेंस हो जाता। यानी ये तो नहीं है कि इस नो कॉन्फिडेंस की टेक्निकल पोजीशन ये तो नहीं है कि हुकूमत ख़त्म हो जाती, लेकिन अखलाकी साख उसकी इतनी बिगड़ जाती कि उससे मुस्तफ़ी होने के मुतालबे का जवाज़ पैदा हो जाता। अब ये 26 आदमी नहीं आए। इसमें कौन कौन था? इसमें मौलाना फजलुर रहमान के सगे भाई भी शामिल है जो नहीं आए। जी, ये वो मौलाना साहब हैं जो एपीसी करने जा रहे हैं और ये जी वो एपीसी पे भी आते हैं। ठीक है, तो ये तो हम इस प्रोग्राम में मसलसल और मतवातर कह रहे हैं कि हालात साजगार नहीं हैं एहतजाजी तहरीक के लिए या हुकूमत को हटाने के लिए। अब इन हाउस तब्दीली जो है वो तो वाज़ेह हो गया, बस सेनेट का चेयरमैन आप हटा नहीं सके जहां आपकी क्लियर मेजॉरिटी है। तो मुश्तरका इजलास में जब पॉलिटिक्स को कहा जाता है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ये अजीब अपोजिशन है। एक चीज़ इम्पॉसिबल है, सेनेट का जब चेयरमैन नहीं हटा सके वहाँ हुकूमत की अक्सरियत होगी, असम्बली में तो है ही अक्सरियत, और हुकूमत ऑब्लाइज करने के लिए अपोजिशन के अरकान हमेशा नामजद करती है। ये उसके वो होते हैं कि ये 2 दर्जन आदमी हैं, ये 3 दर्जन आदमी हैं, ज़ाहिर है हुकूमत से काम कराने होते हैं, कोई सड़क बनवानी है, कोई पुल बनवाना है, कोई करना है, तो वो ऐसे ही मौके के लिए हुकूमत 1, 2, 3 दर्जन आदमी को ऑब्लाइज करती है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई उनमें शामिल हैं, उनमें शामिल हैं। अच्छा, वो नहीं आए। अब उनका नया कार्ड क्या है? क्या? वही जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, वकीलों की तहरीक, बार काउंसिल। मैं समझी नहीं हारून साहब, जरा दोबारा वकीलों की तहरीक। अच्छा, ये कौन प्लान कर रहा है? वो मीटिंग हुई है, मतलब प्लान क्या कर रहा है उसकी सारी खबरें छपी हुई है। अच्छा, वो उसमें मल्टी पार्टी उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन ऑल पार्टीज नहीं थी उसमें, जो हुकूमत की हामी जमातें वो तो नहीं थी, अपोजिशन की पार्टियां थी। एक तो उन्होंने ये कहा जजों के इंतखाब का तरीका का इंतखाब सही नहीं है, वो तो एक अलग बहस है, उस पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, वो इस वक्त मौजूद बहस नहीं है। अभी तो जरा इसके ऊपर एक ये है कि नून लीग ने ये फैसला किया है कि इस तहरीक को वो उसी तरह सपोर्ट करेगी, दामे दरमे सुखने, जैसे उसने मुशर्रफ के खिलाफ तो 83% जो सर्वे हो रहे थे, 83% लोग तहरीक उस अभी इस पोजीशन में है ये लोग। अभी तो सवाल ही नहीं न पैदा होता। अभी ये क्या सवाल है? बात ये है कि आपके अपने तो आदमी गायब हो जाते हैं।
कोरोना में ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, जो पेपर छपा है एक इंटरनेशनल मैगजीन में, रिसर्च पेपर जो छपते रहते हैं, 60% पाकिस्तानी तो वैसे ही इम्यून हो चुके हैं। अच्छा, यानी उन्हें हुआ, खुद ब खुद ख़त्म हो गया, उसके सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हुए। और हमारा जो डेथ रेट है इसमें एवरेज 6, 7, 8, 9 है। इंडिया में क्या है? इंडिया में तो तबाही फिरी हुई है। 1132 एक दिन में। अब तक कितने लोग वहाँ वो उसकी नज़र हो चुके हैं कोरोना की? 84,000। चंद सौ ऊपर हैं, मगर मैं तो राउंड फिगर बता रहा हूँ। और 80 और 90 और 1 लाख के दरमियान रोजाना नए मरीज डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ 60% इम्यून हो चुके हैं। वहाँ सूरत हाल है। इससे हुकूमत की पोजीशन मजबूत हुई है। अल्लाह ताला ने करम किया। वैसे तो खान साहब हर वक्त कहते हैं हमारी स्ट्रेटजी से हुआ, चलिए हम मान लेते उनकी स्ट्रेटजी से हुआ। हारून साहब, देखिए क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। वो हमने उसकी स्मार्ट, उसकी पॉलिसी की हिमायत की थी कि आप कारोबार हयात बंद नहीं करते, मईशत तबाह हो जाएगी। इंडिया की 23% आखिरी फिगर था, मेरा ख्याल अब 26-7% से बढ़ चुकी होगी। और अमेरिका की 37% आखिरी फिगर था, जो ताज़ा फिगर आएंगे तो शायद 40% से बढ़ चुकी हो। हम तो इसलिए कर रहे थे, लोगों ने सदका और खैरात किया। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई, हम भी दोहराते रहे, उलमा भी, उलमाए कराम भी बताते रहे। उलमाए कराम से ही सुन के हमने सीखी और बताते रहे, बार बार बताते रहे के वबाओं के वो भी बयान किए। अच्छा, सदका जो है वो रद्द बला है। इंडिया में तो ये है ना जी, मैं अपोजिशन पे फिर लौट के आता हूँ कि वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए, वो हबशा के हाकम ने जब खाना काबा पे नहीं हमला किया था जी, जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए कि मेरे ऊँट दे दो। उसने कहा आप अजीब आदमी हैं, आप अरबों के सरदार हैं। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब का रौब इतना था कि ये यानी अजीब व गरीब तारीख़ी वाक़या है कि कोई उनके करीब नहीं बैठता था। ज़रा हट के थोड़े से, जब वो खाना काबा के पास बैठते थे तो ज़रा हट के बैठते थे लोग। जब वो गए, सच एक करिश्मेटिक पर्सन तारीख़ में रह होंगे। अरब कहते थे हमने दुनिया देखी है, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद जैसा हसीन व जमील कोई नहीं देखा। तो वो गए, उन्होंने कहा मेरे ऊँट दे दो। उन्होंने कहा आप मक्का के सरदार और मैं यहाँ खाना काबा पे हमला करने के लिए आया हूँ, हैं जी, हरम पे, और आपको अपने ऊँटों की फिक्र है। उन्होंने कहा ऊँट मेरे हैं, घर जिसका है वो कर लेगा बंदा, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ठीक है। बाबरी मस्जिद गिरी है, 1 लाख कश्मीरी शहीद हुए हैं, तो 80,000 ये मर चुके हैं। वो खुदा अपना हिसाब कर रहा है, हिसाब खुदा ले लेते। ठीक है जी, बेशक। अब आ जाए अपोजिशन की तरफ। हाँ। अपोजिशन क्या करेगी भाई? लोग देखिए, मईशत जो है उसमें बेहतरी के आसार हैं। एक खराबी है, वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कहाँ गड़बड़ का अंदेशा है। और वो जब ये कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ता है तो इससे कुछ इंडस्ट्रीज़ को, जाहिर है 30-40 इंडस्ट्रीज़ को टूटियाँ भी बन रही हैं और बाथरूम का सामान भी बन रहा है, ईंटें भी बन रही हैं, सीमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, लकड़ी के लाखों कारीगर जो हैं वो मसरूफ़ हो जाते हैं। लाखों नहीं तो हज़ारों तो हो चुके हैं। मैं देख के आया हूँ कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ, कल और पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते मैंने कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ विज़िट की हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बढ़ गया तेज़ी से। पार्लियामेंट में इन्हें शिकस्त हो गई। FATF पे इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, बारगेन करना चाह रहे थे। FATF पे यानी वो कवानीन है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग अगर होगी तो काबिल दस्तंदाजी पुलिस होगी। ये इंडिया में है, ये सोफराइन श्रीलंका में है, बहुत से ममालिक में है। यही FATF का मुतालबा था। हम ब्लैक लिस्ट में तो जाने से रहे, हमें तो ग्रे लिस्ट हमारी मजबूरी है। और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इशू है। ये मनी लॉन्ड्रिंग पे बारगेनिंग करना चाहते थे। और इनकी मैं जानत को, फरासत को क्या को हम कहें, इमरान खान बड़ा सादा लो है, ये तो उससे भी गए गुजरे निकले। और भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये पास ना हो, इसलिए कि ये रिस्क इस्टेब्लिशमेंट कैसे ले सकती है? खुद तो इजलास ही ना बुलाते अगर रिस्क होता। अच्छा,
दूसरा है वो वक्फ वाला, वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। वक्फ वाला ये है कि इस्लामाबाद में जितने वक्फ हैं, जिसमें मजहबी वक्फ भी हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें FATF के प्लेटफॉर्म से ये एतराज़ आया कि भाई ये वेलफेयर के अदारे बना लिए इनके नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे, जैसे जमात-उद-दावा का था, वो क्या नाम था उसका, रशीद ट्रस्ट था, फलां ट्रस्ट था। अब मैं नहीं ये कह रहा कि ये मुलव्वस थे, यानी वेलफेयर के अदारे बना लिए, और उसके ज़रिए जो है रुपया ख़तरा होता है, एक मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, एक इसके ज़रिए ख़तरा होता है, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होगा। खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहे इन्वॉल्व है, लाल मस्जिद में हुआ था ना जी, ये नहीं, इनके बारे में मैं नहीं कर रहा, वो ये बगैर तहकीक के कैसे कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो हुकूमत का काम है। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग में कौन मुलव्वस है? शरीफ खानदान, जो बार्गेन करना चाह रहे थे, जरदारी खानदान। आपने गौर नहीं फरमाया दो चीज़ों पे। एक तो बिलावल ने कहा खून का हिसाब चाहिए, जाहिर है मोहतरमा के अलमनाक वाक़े की तरफ उनका दखल था, और मोहतरमा के वालिद ग्रामी भुट्टो साहब का। मनी लॉन्ड्रिंग में इस्टेब्लिशमेंट फ़र्ज कीजिए, करना भी चाहे कंप्रोमाइज इमरान खान, तो करने कौन देगा? अदालत में है, सबूत मौजूद हैं, ठीक है। इधर देखिए अपने इन्होंने क्या किया, जनाब शेरशाह सूरी ने क्या किया? मैं छोटे सूबों के साथ ज्यादती न हो। मतलब अगर आप कौन सी ज्यादती हो रही है? पंजाब कौन सी ज्यादती कर रहा है? अगर तो कर रहा है, फर्ज कीजिए कर रहा है, आप बताइए जी फलां जगह पे पंजाब ज्यादती कर रहा है। मतलब गंदम का मामला है, गंदम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में 21 से 2400 रुपए तक हो गई है। चुनाचे पाकिस्तान से समग्र होकर ईरान भी जाती है, अफगानिस्तान भी जाती है, सेंट्रल एशिया भी जाती है। अब जब सेंट्रल एशिया वाले मंगवाएंगे 2100 से 2400 रुपए तक, तो वो 5 से 3000 रुपए की हो जाएगी। तो वो पख्तूनख्वा से क्यों नहीं खरीद गए? पंजाब कहता है कि भाई हमारे पास ज़रूरत की मौजूद, सिंध के पास भी मौजूद है ज़रूरत। अच्छा, अब उसके लिए ख़रीदारी करनी चाहिए। बलूचिस्तान में ज़रूरत की मौजूद नहीं है, होनी चाहिए, उसमें मरकज़ को भी ज़ाहिर है मरकज़ की जिम्मेदारी है। लेकिन वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब तमाम उम्र पंजाब के चैम्पियन रहे खाते। अब वो कहते हैं पंजाब जो है वो ज़्यादती का मरतकब है, बल्कि इशारे से कहा छोटे सूबों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है? या तो मेरे नाल मुक्को, नहीं तो मैं भी वही बिलावल की ज़ुबान बोलूँगा। भाई सियासत फरमाएं इमरान खान साहब की। वैसे गंदम की कीमत मैं आपको बता दूं बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए कि गंदम अभी ज़मीन तैयार हो रही है, अगले महीने के आखिर में काम शुरू हो जाएगा, नवंबर के आगाज़ में उसकी बुवाई करनी होती है, उसकी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। अनपॉपुलर फैसला होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं, वरना पाकिस्तान से गंदम समग्र होकर अफगानिस्तान जाती रहेगी। पाकिस्तान में भी प्राइस 2400 तक पहुंच गई है, बाज़ जगह पे 2400। चलिए ये बता दीजिए, आखिरी सवाल फिर ब्रेक की तरफ। हारून साहब, APC के लिए या जो भी ये लोग तय कर रहे हैं, बिलावल ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए आएंगे और एक कदर धुएंधार सी स्पीच भी करेंगे वो, तो क्या तहरीक को जोश देने के लिए है, खून गरमाने के लिए होगा, या कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा इसका? आगे समंदर है, पीछे खाई है, करेंगे तब देखिए। मसला ये नहीं है कि नवाज शरीफ पॉपुलर नहीं है, नवाज शरीफ इज़ ए वेरी वेरी पॉपुलर लीडर, मगर वो जो करप्शन के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनका क्या करें? और अदालत ने हुक्म सादर कर दिया कि आप आए पेश में। एक में तो इश्तारी हो गए, दूसरे में कहा पेश हो, वारंट भी जारी हो गए। अब आते हैं तो फंसते हैं, नहीं आते तो सियासत खराब होती है। चलिए देखते हैं, आगे समंदर है, पीछे खाई है। फैसला इनका है कि किस जगह पर जाकर करना है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे मुल्की सियासत की बात होगी, मजीद में गुफ्तगू करेंगे, मगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसकी तरफ जाएंगे, जिसमें सबसे जो खास इस वक्त चीजें चल रही हैं वो चाइना और अमेरिका के माबैन चल रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। चीन अमेरिका के हवाले से हारून साहब देखिए जी, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। $66 बिलियन
$66 बिलियन डॉलर के लड़ाका तैयारे ताइवान ने ऑर्डर किए हैं चीन को। चीन ने कहा है लैंड नहीं करने देंगे उन तैयारों को, अच्छा, ताइवान में उतरने नहीं देंगे उन तैयारों को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जंग की धमकी। वो भी जंग की धमकी है। 66 बिलियन डॉलर इतना सा मुल्क है, हाँ। चीन का हिस्सा है, रहा है, वो अलग हो गया। चीनियों का तरीका ये है कि वो जंग में नहीं जाते, अवॉइड करते हैं और इंतज़ार करते हैं, नफसियाती दबाव डालते रहते हैं, अपना मौक़िफ़ के लिए दलाइल देते हैं, मुहिम चलाते रहते हैं। 66 बिलियन डॉलर के तैयारे क्या करने हैं उन्होंने? इसका मतलब है वो ताइवान उसमें इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। कहा तक जापान भी तैयार है, इंडिया तो खैर बिल्कुल ही तैयार है। और श्रीलंका पे प्रेशर है कि कोलंबो का जो है अपना वो है बंदरगाह है, उसका एक हिस्सा इंडिया को दे दो। अच्छा, अब वो पाकसा साहब जो हैं वज़ीर आज़म, मैं श्रीलंका गया था तो उनके बारे में ये तसव्वुर था, बहुत समझदार आदमी है। उन्होंने इसके जवाब ये दिया है, वो मनटोटा क्या उस जगह का नाम है, पहले ही एक बंदरगाह वहाँ चीन के पास मौजूद है। उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि इंडिया को खुश करने के लिए गाँव कशी पर पाबंदी लगा दी। हालांकि वहाँ 90% से ज़्यादा लोग बीफ खाते हैं, उस पे पाबंदी, ठीक है, अब इम्पोर्ट करेंगे करने के लिए। लेकिन चीनी सफीर को बुलाया, उसके साथ गोल्फ खेला और एक मल्टी बिलियन, पता नहीं 10 बिलियन का है, 20 बिलियन का है, 50 बिलियन का शहर जो वो कोलंबो के साथ आबाद करना चाहते हैं। कोलंबो छोटा सा शहर है, बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है, सारा श्रीलंका एक बाग की तरह है, बारिश होती रहती है। उस पर तबादला ख्याल किया, मतलब ये है कि हम नहीं चाहते। मालदीव में पहले बना चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ है, बरतानिया उनके साथ है। इसलिए खुदा करे मेरा अंदाज़ा गलत हो, मगर ट्रंप के इलेक्शन से पहले इंडिया ताइवान पे हमला कर चीन ताइवान पे हमला कर अपनी फ़ौजें उतार सकता है, क्योंकि उसका हिस्सा है। क्योंकि ट्रंप उकसा रहा है इंडिया को। भाई उस हाइट पे 17,000 फुट की हाइट पे सिख फौजियों को भेज दिया, सिंस दे आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव गुड सोल्जर्स। अब वहाँ से वो उनको पंजाबी गाने सुना रहे हैं, चीनी पे ऐसे काइयाँ हैं, और कह रहे हैं कि वो सिखो, अकल करो, -40 हो जाएगा चंद दिनों में, क्या बनेगा, तो जिंदा कैसे रहोगे? हाँ। दूसरा वाकया ये हो रहा है कि चीन जहां आके बैठ गया है, वहां से सियाचिन का रास्ता रोका जा सकता है। ठीक है, सियाचिन के लिए सामान भेजना मुश्किल हो जाएगा। हिंदी गाने भी उन्हें सुना रहे हैं, उन्होंने कहा जाओ यार अपने घरों को जाओ, क्यों मारे जाओगे? हाँ। अच्छा, अब इसमें अंदेशा क्या उभर रहा है? ये तो चीन और उसकी जो कशमकश है, ट्रंप साहब अपनी कैंपेन किसके खिलाफ उठा रहे हैं? चीन के खिलाफ, चाइना के अगेंस्ट। ठीक है। तवज्जो हटाने के लिए इंडिया क्या कर सकता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये दिफाई माहिरीन कह रहे हैं, मैं जिनसे मिला हूं और जिनकी ज़हानत पर और जिनकी दयानत पर, जिनकी एतदाल पर मुझे भरोसा है। कराची में प्रॉब्लम कर सकती है राह का नेटवर्क, बलूचिस्तान में सरगर्मियाँ तेज़ की जा सकती हैं। और मुझे एक एक्सपर्ट ने कहा कि ये जो लांगा जिसको सिख कहते हैं, ये जो गुरुद्वारा है जनाब गुरु नानक का जो जहाँ इंतकाल हुआ, उनका मुकद्दस मकाम है, कि वहाँ पे कुछ सरगर्मी देखने में आई है इंडिया के परले तरफ। यहाँ एहतियात करनी चाहिए। शरारत इंडिया कर सकता है, सोच वो पिछले 20 साल से रहा है, डरता है, जब भी कोशिश की तो नतीजा तो उसका 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए। ठीक है, चलें इसके ऊपर भी हुकूमत को देखते हैं कि हुकूमत क्या पॉलिसी इख्तियार करती है। हारून साहब, रेप केस जो मोटरवे का सानिया हुआ, उसके हवाले से अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इतने दिन गुजर गए, मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मरकजी मुल्जिम कैसे गिरफ्तार होता? क्यों? 12 बजे फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में जो रिपोर्ट तैयार हुई, वो हुकूमत से पहले, मुझे नाम मालूम है, चैनल सबको मालूम है, मैं नहीं लेना चाहता, आदाब के खिलाफ है, पहले एक रिपोर्टर को दी गई, फिर हुकूमत को दी गई। कैसे वो गिरफ्तार हो जाता?
भाई 1 बजे तो खबर चल रही थी एक चैनल पे, जब एक चैनल पे चलती है दूसरे चैनल उसके चंद मिनट बाद चलाना शुरू कर देते हैं, सब उसको ठीक है, देख रहे होते हैं। क्या ये चलानी चाहिए थी? तस्वीर भी दे दी, क्या लीक होनी चाहिए थी हारून साहब? तो भाई लीक होनी चाहिए थी, ये इतना बड़ा जुर्म है यही तो कि आप उसको भगा रहे, उसकी तस्वीर भी दे दी, रिपोर्ट भी दे दी, नाम भी बता दिया। ये 6 घंटे का काम है ये मालूम करना कि ये वहां किसने किया। वैसे मुझे अंदाजा है, लेकिन जाहिर है हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं, टीवी का काम नहीं है। जो गलत हमाकत उन्होंने की हम नहीं करना चाहते। दूसरे आदमी का नाम भी मुझे मालूम है जिसने कल अपना सोशल मीडिया पे छापे से 1 घंटा पहले तमाम तफसीलात लिख दी, तमाम तफसीलात लिख दी। फलां डीएसपी उसके इतने साथी वो जाएंगे कसूर में फलां जगह छापा मारेंगे, 1 घंटा पहले छापे से। बात यह है कि नून लीग के आदमी भी मौजूद हैं पुलिस में धड़ेबंदी भी है, लीडरशिप के साथ बाद लोग तावन भी नहीं कर रहे, पुलिस में जराइम पेशा भी हैं कुछ। एक तो है ना खामियां हैं, काम नहीं करते, छोटी मोटी रिश्वत ले गए, जराइम पेशा, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कब्जा ग्रुप भी हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और आजकल खूब चमक रहा है। कोई नहीं है पुलिस में, उसको क्यों नहीं पकड़ा जिसने खबर दी थी? वो तो ज्यादा इनसे लगता है कि और ये दूसरे को पकड़े। इसमें मैंने एक दफा एक बहुत ही अहम आदमी से, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता, ये कहा था कि जराइम पेशा होता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी या किसी भी जर्नलिस्ट या अदीब या शायर नहीं होता। वो कह रहे थे कि ये इस पे अपने कार्रवाई की तो मीडिया नाराज हो जाएगा। वो मीडिया नाराज होगा अगर मीडिया पे पाबंदियां लगाएंगे, अगर मीडिया पे दबाव डालेंगे, जबर करेंगे, तंग करेंगे, तो मीडिया तब आपके खिलाफ होगा ना। अगर एक आदमी जो है वो छापे से 1 घंटा पहले अपना वो कर रहा है सोशल मीडिया पे, हाँ। ये तला दे रहा है, चाहे जहालत की वजह से दे रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वो अपना उसकी इंटेंशन ये हो कि मुजरिम भाग जाए, लेकिन इस जहालत का तो इसका कोई जवाब नहीं होता कि मुझे कानून का पता नहीं था, आपने तला दी, दोनों दफा वो भाग गया। फिर इसमें पुलिस के मुलव्वस होने का उसको किसने बताया? सोशल मीडिया पे उसने डाल दिया। तो है हारून पुलिस साहब। में कोई आदमी होगा, ऑब्वियस है ना, इसमें ऐसी क्या बात है? तो पकड़े कैसे जाएं? देखे ना वो तो इसलिए पकड़ा गया, शफकत नाम है उसका, जी शफकत, उसका तो चूंकि कोई नाम ही नहीं ले रहा था ना, वो तो एक लायक इंस्पेक्टर ने जब वो सिस्टम में से नंबर ट्रेस किए कि इस आदमी को किस किस के काले हैं, आबिद मल्लिक को, तो उसमें 2 काले थी, वाक़े से पहले भी, वाक़े के बाद भी, और कुछ इंकशाफ व वक़ार वो लड़के ने किए। अच्छा, तो उसको पकड़ लिया, ठीक है ना, कुछ इंकशाफात वो कर रहे जी, आगे चले। ठीक है हारून साहब, लेकिन लास्टली बताएं इसका होगा क्या? हुकूमत को कुछ तो करना पड़ेगा। होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। बात यह है कि अगर आप पुलिस की सलाह होनी चाहिए थी, नहीं की, अब हम उसमें क्या करें? बस चले डबल तनख्वाही कर दी, सलाह नहीं हुई तो क्या बात है, तनख्वाही डबल हो गई हैं। किसी मुल्क में अदलिया और पुलिस को ठीक किए बगैर ना कभी अमन कायम हुआ है, ना कभी माशी तरक्की हुई है पूरी इंसानी तारीख में। अब ये फिक्रा मैं कितनी दफ़ा कहूँ, 2-4 हज़ार दफ़ा कह चुका हूँ पिछले 20 साल में, लेकिन सुनने वालों के हारून साहब अभी भी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। चलिए ठीक है, इसका देखते हैं कि हुकूमत क्या करिए। कुछ ऐसे मामला साहब जिसका मुझे फॉलोअप भी चाहिए, 1 बाय 1 लेती हूँ, फिर मैं ब्रेक की तरफ चली जाऊंगी। अभी सबसे पहले तो मुझे ड्रॉप का फॉलोअप देना। ड्रॉप का क्या हुआ? आप इतनी ब्रेकिंग है चीज़ें, इसके ऊपर क्या अदालत ने फैसला कर दिया, अख्तर हुसैन साहब को बरतरफ कर दिया, और उनको कुछ आती है, बैदुल्ला हैं, एक वो हैं अपना आसम हैं, और एक और साहब हैं, इसको नवीद के तौर पे समझे। तो अख्तर हुसैन साहब जो हैं उन पर इल्ज़ाम क्या है जो अदालत ने उनको बरतरफ किया? इल्ज़ाम क्या है? वो ये है कि 2001 में उन पर केस हुआ तो पता चला कि वो तो फौत हो गए। ये इस्टेब्लिश कर दिया गया फौत, वो जिंदा थे। ये इस्टेब्लिश किया गया कि वो 2004 में फिर केस हुआ, फिर उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया बहुत हो गए, और वो जिंदा थे, और वो 17 से 19 ग्रेड में पहुंचे। उन पे इल्जाम है
यंग फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने एक माफिया तश्कील दे रखी है। आमिर कैनी गए, वो हर वजीर को घेर लेते हैं। अपने जफर साहब, क्या पूरा नाम था, वो भी गए, जफर मिर्जा। मगर इस माफिया पे कोई हाथ नहीं डालता जिसने ऐसे ऐसे कमालात किए हैं कि निगरान हुकूमत से इजाज़त ले ली ज़रूरी दवाएं मंगवाने की, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स की इजाज़त ले ली, तो और जनाब अली 470 दवाएं मंगवाने लगे। निकला क्या? 85 मिलियन डॉलर डोनेशन मिली। वो जो हैं इंटरनेट वाले, क्या उनका नाम है, उन्होंने दी, जिससे 10 अस्पताल बन सकते थे। उसकी इंडिया से वैक्सीन मंगवा ली जो अप्रूव्ड ही नहीं थी। शैम्पू भी तो आए ना हारून साहब। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के 50 के करीब लोग हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जिससे उनकी साजबाज है, इल्ज़ाम है मुबैन तौर पे, और उनकी हर बात मान ली जाती है और एक नया तरीका निकाला गया। वो ब्रेक से वापस आके जानते हैं। अच्छा, चलिए एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके वो नया तरीका भी जानेंगे, मगर इसके साथ साथ कराची पैकेज के हवाले से खुद तौर पर बात होगी, बलूचिस्तान के लिए जो पैकेज है उससे हवाले से बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ रेकोडिक के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ड्राफ्ट से मुतालिक बात हो रही थी, नया तरीका आपको हमारे साथ शेयर करने वाले थे हारून साहब। देखिए, बजाय दवाई के रजिस्ट्रेशन के, यानी देखा जाता है कि ये दवाई जैसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है वगैरह वगैरह। एक अजीबोगरीब एक चीज़ बनाएगी, इनलिस्टमेंट, यानी एक फहरिस्त बना दी जाएगी, उसमें अब हज़ारों दवाइयाँ, बाद लोग तो 20,000 दवाइयाँ हैं। यानी दवाई अगर इंडिया में सस्ती मिल रही है, इंडिया से नहीं आप मंगवाना चाहते, दुबई से मंगवा लें, उसका लेबल बदल दें, कहीं से भी मंगवा लें, तो इम्पोर्ट दवाइयों की जो है वो बढ़ती चली जा रही है और एक्सपोर्ट कम होती चली जा रही है। हालांकि पाकिस्तान में लेबर सस्ती है और पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी दवाएं बनती हैं। तो 2005 में 15 करोड़ कोई 61 लाख रुपए से एक लेबॉर्ट्री बननी थी 2005 में। वो 15 करोड़ तो खर्च हो गए, लेबॉर्ट्री पता नहीं कहाँ। 15 करोड़ खर्च हो गए। हाँ, ऑडिटर जनरल, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। दवाओं की कीमतें कितनी बड़ी हैं। जब हटाया था आमिर कैनी को तो इमरान खान ने कहा था 72 घंटे में दवाओं की कीमतें कम होनी चाहिए। कम होने की वजह आपको पता कितनी बड़ी हैं? जरा बताइए। बाद दवाओं की कीमतें 400% बढ़ी हैं, 4 गुना तक। और ऐसी दवाएं भी हैं कि जो आम दवा है, वो जो लिस्ट का फार्मूला है, जो 100 रुपए में मुहैया हो सकती है, ये मैंने पूछा है फार्मासिस्ट से, कितने में दवा साजों से पूछा है, वो अप टिल 6,000 रुपीज बिक रही है। कुछ दो ऐसी चंद हैं, मगर अब जिस आदमी का, जो एक आदमी खुशहाल है और जिसके या नहीं भी है, मिडिल क्लास का है, गरीब है, उसके बच्चे की जान खतरे में, वो तो यही सोचेगा ये 6,000 रुपये वाली दवाई मैं ले लूँ, हालांकि वही दवाई 100 रुपये में मिल सकती है। अच्छा, ये जो लोग हैं, ये ऑडिटर जनरल ने बहुत पहले इस पे एतराज़ात किए कि कार्रवाई की जाए। वजीर चला जाता है, फिर दूसरा वजीर भी चला जाता है, माफिया वहीं अब तीसरा। माफिया इज वेरी मच देयर और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। भाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि ये नंबर आपको लेना पड़ेगा दवाई का, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका बार कोड जी, वो मेंशन उसके 15 पैसे आप पे करेंगे। एक दिन में 1 करोड़ दवाएं बिकती हैं, 2 करोड़ दवाएं बिकती हैं, 3 करोड़ दवाएं बिकती हैं। मतलब बहुत से लोग हैं, कोई 1 करोड़ के करीब तो ऐसे लोग होंगे जो हर रोज कोई दवाई खाते हैं, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होती है। किसी ना किसी ये इन्हीं लोगों की बनाई हुई अपनी कंपनी है जिससे बारकोड जारी होता है और उस पे आप वो। अच्छा, इनमें ऐसे लोग हैं, इनमें एक ऐसे साहब भी हैं जिनकी पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री है दूसरे नाम से, इंडिया में भी है, चीन में भी है, तुर्की में भी है।
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल्ली न जाने। ओ भाई, अदालत ने हुक्म दिया है कि तहकीकात की जाए। हम तो 2 महीने से फरियाद कर ही रहे थे। अब दूसरे अखबारात भी शामिल हो गए उसमें, दूसरे चैनल भी कहीं ना कुछ खबर दे रहे हैं। ये हमने, आपको याद होगा कि दो एक महीने पहले शुरू किया था थी कि इसको देखें। भाई, ये एक बहुत बड़ी माफिया है और ये इनके पास हर बैग है, पैसे हैं, जिसको चाहे। अच्छा, अय्यार हैं, बेशुमार लोगों से उनके बारसूख लोगों से मरासम है। ओ भाई, इस माफिया को इमरान खान साहब खत्म करें। और करें, कैसे करें? मैं आपसे अर्ज करता हूं, अपनी चाय से करें, एक्सपर्ट से पूछें। लेकिन या तो 2-4 आदमी ऐसे हों नैब के जो ये कर सकते हों। इस वक्त FIA में चंद अफसर बहुत अच्छे हैं, या आप GIT बनाएं, कुछ करें। अगर ये इल्जामात दुरुस्त, अदालत का फैसला है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अब भी वहां माफिया के लोग, यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन कहती है, अब भी वहां लोग बैठे हुए हैं जराइम पेशा, और वो कहते हैं कि इनकी आमदन का अंदाजा जो है वो 15 अरब रुपए माहवार से कम नहीं है, इससे ज्यादा हो सकता है जब दवाओं की कीमतें इतने बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि एक दवाई एक आदमी 6,000 रुपये की नहीं, अब दूसरे पहलू पे आ जाए, खरीद नहीं सकता। वो जो उसका बाप या भाई या बीवी या बेटी या बहन, उसकी बच्चा फौत हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो अक़दाम कत्ल का पर्चा होना चाहिए। फिर जाली दवाएं, इसलिए कि जब दवाओं की इनलिस्टमेंट इस तरह होगी तो वो सस्ती दवाएं मंगवाएंगे ना। बनानी छोड़ दी बाद कंपनियों ने। इंडिया का ठप्पा लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, दुबई से मंगवा ली। अब उसमें बेसन है या दवाई है, ये क्या पता है? ये उसका चावल का पाउडर है। आपकी सारी गुफ्तगू के बाद हारून साहब सिर्फ एक ही लफ्ज है मेरे पास, एक ही लाइन है, सुनता जा सर धुनता जा। जो हालात है, मैं समझती थी शायद IPPs के साथ एग्रीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ तो मुल्क की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको नहीं देख सकते हम। देर आर कार्टल्स जो पूरी माश की दाल खरीद लेते हैं, पूरा चना खरीद लेते हैं, या पूरी मूंग की दाल खरीद लेते हैं, या मसूर की खरीद लेते हैं। इसके बाद वो महंगे दामों में बेचते हैं। मैंने इसका एक दफ़ा सर्वे किया था कि जो चना बाजार में 150 रुपए, 3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की, बिक रहा है, उसकी कीमत दरअसल 90 रुपए है। जब वो मार्केट से उठाया गया था तो तकरीबन 70 रुपए से उठाया गया था। अच्छा भाई, 15-20 से 25% ही मुनाफा होता है ना। मगर जब खान साहब खुद कहते थे कार्टल्स, गैंग्स, माफियाज, तो एक हाथ थोड़ी है। अच्छा चलिए, बाद में दुश्वारियां भी होती हैं, बतदरीज होता है। इसमें क्या दुश्वारी? इसमें अदालत हुक्म दे चुकी है। वज़ीर आज़म की आपने बात की, बलूचिस्तान के लिए पैकेज की अनाउंसमेंट थी। पैकेज में मिलेगा क्या क्या, कहाँ पर होगा, कैसे इत्तलाक होगा और क्या खुशखबरियाँ आएंगी? देखिए, ये बेसिकली मकरान डिवीजन के लिए, गवादर, पश्चिमी, ये जो इलाके हैं उसके साथ नक्शा मुझे लाना चाहिए था, गलती हो गई। अच्छा, क्योंकि इस इलाके में टेररिज्म ज़्यादा था, राह की एक्टिविटी ज़्यादा थी, दूर दराज था, आबादियाँ थिन थीं। ये बेचारे बहुत पीछे रह गए। चाहिए तो सबसे ज़्यादा पानी ही एक आम आदमी को, नौकरियाँ पहले सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? नौकरियाँ चाहिए, रोज़गार चाहिए। वो संजीदगी को जब वो कासिम सूरी ने कन्विंस करता रहा, इमरान खान साहब कन्विंस हुए, वो बलूचिस्तान गए, ब्रीफिंग ली, चीफ मिनिस्टर से मिले, फिर आते ही असद उमर साहब से कहा कि भाई आप जाएं कासिम सूरी के साथ। फिर उस पूरे इलाके में घूमे फिरे, उन्होंने कुछ काफ़ी वाज़ेह बयानात भी इस पर दिए हैं असद उमर साहब ने। 50 अरब रुपए का पैकेज होगा। ठीक ठीक, कराची के लिए है 1100 का। उसमें तो मसला ये है कि भाई इतना रुपया फराहम कहाँ से होगा? बहरहाल फराहम तो करना ही होगा, इसके सिवा चारा नहीं है। वो तो जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कह रहे हैं कि अगले 10 साल में कम से कम $10 बिलियन खर्च कर, $12 बिलियन खर्च करने होंगे। 10 का फिगर उस वक्त आया था जब 144 रुपये रेट था। ठीक है, अब तो ज़्यादा हो गया, $11 बिलियन कम से कम खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि कराची में तो 60% इलाका ऐसा है
कि जो जिस पे बल्दिया का इख्तियार ही नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, आधी आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। कराची इलेक्ट्रिक के बारे में आज मैंने किसी से भी पूछा कराची फ़ोन करके कि कराची इलेक्ट्रिक अगर बरकरार रहती है और यही तर्ज अमल इख्तियार किए रखती है तो क्या कभी बिजली का मसला हल होगा? सब लोगों का जवाब है नो क्वेश्चन। उन्होंने सिर्फ जरदारी साहब इन्वेस्टमेंट नहीं की है, उनके मौजूदा हुकूमत से भी ताल्लुकात हैं कि कराची इलेक्ट्रिक का सरबराह कहता है मेरी इमरान खान साहब से भी न्याजबंदी है, मैं उनसे भी मिलता रहता हूँ। अब ये उसका दावा है, मुझे नहीं पता इसमें सदाकत के। वहाँ तो गैस के भी बड़े मसला अच्छा है जी, पानी तो खड़ा हो गया डिफेंस तक में। अब ये अदारे हैं, 20-25 अदारे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, बल्दिया को इख्तियारात दे नहीं रहे, बल्दियाती अदारे तो बना नहीं रहे जी। और पैसे अगर आपने दे दिए पीपल्स पार्टी को तो बस इस पे कोई इजाफा नहीं करना चाहता। भाई ये एक कमेटी होनी चाहिए, उसी का कंट्रोल होना चाहिए। 2 कमेटियां हैं इस वक्त, एक हुकूमत की तरफ से है, एक सूबाई हुकूमत की तरफ से। कमेटी काम शुरू करेगी, नाले साफ होंगे, होने शुरू हो जाएंगे जब नकासी आपके वो जो वाटर ट्रीटमेंट के वो हैं वो उन पर, जब K4 पे वाकई काम शुरू हो जाएगा, जब ग्रीन लाइन पे और ट्रांसपोर्ट के 40 अरब रुपए में, 40 रुपए का डॉलर था, 40 अरब रुपए में चीन से एग्रीमेंट हो गया था नेमतुल्लाह खान का, ट्रेन बननी थी कराची के लिए। ठीक है, 1 रुपए के बगैर वो चीनियों ने बनानी थी, उन्होंने वसूल करने थे। शौकत अजीज ने नहीं बनने दी, वो बैंकों के मफादात उसे अजीज थे कि कारें। इस वक्त कराची में सबसे ज्यादा लोग किस चीज पे सफर करते हैं? चिंगची पे। एक बस के लिए, एक सीट के लिए 45 शहरियों में मुकाबला होता है। मुंबई में ये 12 है। दुनिया भर में मसला हमेशा ट्रेन से हल हुआ है और बसों से हल हुआ है। कारें, एक बस में 50 आदमी बैठ जाते हैं, 50 से 70 और 20 खड़े हो जाते हैं, 30 खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, कार जो है वो तो एक आदमी को लेके जाएगी, 2 को ले जाएगी। आमतौर पर तो एक ही आदमी अकेला कार में जा रहा होता है। चलिए मैक्सिमम 4 लोग, 2 पीछे, 2 आगे। कारों से वो बन चुकी होती। अगर शहबाज शरीफ साहब एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो वो कर्जा दे रहे थे 0.2%, 0.2% सूद है ही नहीं, ये तो मैनेजमेंट कास्ट भी नहीं है जी। 2012 में लाहौर की ट्रेन मुकम्मल होती, उसमें कमर्शियल अदारे बनते, वो इससे आधी से भी कम कीमत पे बनती। फ्रांस और जर्मनी की 2 आला तरीन कंपनियां उसे बनाती, उसमें बिल्कुल 300 रुपये खर्च ना होते। इन्होंने रोक दिया। भाई मसाइल जब आप हल करने की नीयत ही नहीं रखते और करप्शन है, बहरहाल कराची के बगैर तो पाकिस्तानी 12 से 15% पैदावार कराची में होती है। लास्ट 2 मिनट्स हैं। चलिए हारून साहब, हर जगह पर तनकीद थी, मगर इस वक्त पाकिस्तान और जो कानूनी टीम ने काम दिखाया रेकॉर्डिंग के ऊपर, उनके ऊपर यकीनी तौर पे ये काबिल सिताइश है। जाहिर पे कोई दूसरी राय नहीं थी। $500 मिलियन में, कितने में? $500 मिलियन में जरदारी साहब ने रेकॉर्डिंग का ठेका दे दिया था। वो तो जिस आदमी को बहुत तनकीद की जाती है, वो उसकी गलती अपनी जगह। आजम सवातीन उठ के खड़ा हो गया और असलम रईसानी ठीक है, उसमें खाकसार ने भी थोड़ी सी खिदमत जितनी एक जर्नलिस्ट कर सकता है छोटी मोटी की थी। कुछ चीज़ें लिखी थी, कुछ लोगों को जमा किया था, कुछ शोर शराबा किया था, कुछ लोगों से मिला था। मुझे आजम सवातीन ने कहा कुछ हेल्प करो। वहाँ सोना है कितना, मुख्तलिफ अंदाजे हैं। $500 बिलियन से लेके $1000 बिलियन तक पाकिस्तान के मुस्तकबिल का उस पर इन्हिसार है, और वो अदालत ने रोक दिया। मगर अब वो आपको पता ही, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो फैसले करते थे, स्टील मिल का भी इसी तरह किया था, तो ढंग से नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि रुक गया है। अब रीनिगोशिएट कर सकते हैं, उनको दें, कोई दूसरी कंपनियों को साथ मिला के दें। मतलब वहाँ पहले भी जो सोने की हमारी कानें हैं वो लूटी गई हैं, उससे ये बड़े मुश्किल प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन अगर $10 बिलियन की आमदन वहाँ से शुरू हो जाए और ये अफगानिस्तान में अमन हो जाए, तो $5 से $10 बिलियन यहाँ से आने शुरू हो जाते हैं।
और स्मगलिंग ईरान और अफगानिस्तान को रुक जाए और FBI ठीक हो जाए तो हम खुशहाल कौम है, हम बदहाल नहीं है। बदहाल नहीं है। बहुत हमें बदहाल बनाया गया है। थैंक यू सो मच अरुण साहब। देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।